मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय पधार गए हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, एक सेकंड। मैं सभी माननीय सदस्यों का विधानसभा के नवनिर्मित भवन में आयोजित सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। शपथ व प्रतिज्ञान। नहीं किया, लेकिन मेरा यह अधिकार है। इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो बिजली की रेट बढ़ाई है, मैं उनसे सहमत हूँ। खासकर तब जब मिस्टर स्पीकर, जब देश में, राजस्थान में, प्रांत में 3 साल से लगातार अकाल हो, कंगारुओं की पिटाई हो रही हो, इस देश में सूखा पड़ रहा हो, किसान आत्महत्या कर रहा हो, इन परिस्थिति में जिस दर से रेट बढ़ाई है, उससे ना केवल ये मैसेज जाता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, बल्कि ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का और बंगारू लक्ष्मण का एनडीए सरकार की आप मदद तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बंगारू लक्ष्मण और जॉर्ज फर्नांडिस आज देश में जो तहलका मचा है, उसकी वजह से प्रत्येक इंसान और सारे मुद्दे गौण हो गए, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको हिंदुस्तान का आदमी, प्रत्येक नागरिक स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप जाएंगे कैसे? आपको तो हालत ये हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कहे इसका तहलका के मामले में और देश की सुरक्षा के मामले में, तो किसान तो आपके सुनेंगे नहीं। इससे तो मुझे ये प्रतीत होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री जी कोटा में आए थे, उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी की सिफारिश की थी कि अच्छा काम कर रही है और प्रसन्न होकर आपको 50 करोड़ रुपए अकाल राहत के लिए दे भी दिए थे। इससे मुझे शंका है कि आप उस चाल में आ गए। आपकी जो प्रशंसा की, उससे आपने
बिजली के मामले में ये जो रेट बढ़ा दी, इससे आपका हथियार कुंद हो गया है। और जो एनडीए सरकार के खिलाफ जो भी बात आपको कहनी थी देश के सुरक्षा के मामले में, वो आप कह नहीं पाएंगे और आप लोगों के बीच में जा नहीं पाएंगे, लोगों की समस्याओं को फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा विरोध है। मैं प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी की तरफ से घोर भर्त्सना करता हूं कि जो बिजली के रेट बढ़ा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज बिजली की रेट बढ़ाई है जब असेंबली आज शुरू हुई है। आप बात सुनिए, बहस का प्रश्न नहीं है। नहीं, वो अध्यक्ष महोदय ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न, अहम प्रश्न ये है कि ऊर्जा मंत्री ने लगातार अखबारों के अंदर इस बात को डिफेंड किया है कि ये बिजली की रेट बिल्कुल सही बढ़ाई गई है। असेंबली का सेशन शुरू होने वाला था, असेंबली के अंदर आप किसी घोषणा करते, कोई स्टेटमेंट आता, ऐसा हाउस को कॉन्फिडेंस में लेते तो वो बात समझ में आती थी। आज 3 साल से अकाल से त्रस्त किसानों को हाउस को बाईपास करके आपने रेट बढ़ाई है, और उसके बाद लगातार अगर जो है ऊर्जा मंत्री डिफेंड कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने जीटीवी को इंटरव्यू दिया, ये डिफेंड किया है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन ये है कि मैंने महामहिम के भाषण के समय आपको ये निवेदन कर दिया था कि महामहिम के सम्मान की वजह से हमने कार्रवाई में बाधा नहीं डालने का निश्चय किया था, सिर्फ एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करके और वॉकआउट कर गए। लेकिन अब हम सदन की कार्रवाई जब तक नहीं चलने देंगे, अध्यक्ष महोदय जब तक या तो ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट आए और वो एक्सप्लेन करे और ये वापस इसको रेट्स को वापस ले, अन्यथा अध्यक्ष महोदय इस प्रकार सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। ये घोर अप्रजातांत्रिक है और ये बड़ा अन्यायपूर्ण है। पूरे राजस्थान के अंदर जो है इस वक्त में जबरदस्त उद्देश्य। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात हुई? आप हमको चैलेंज कर रहे हैं कि आप पार्टी और हम वही कर रहे हैं जो आप लोकसभा में कर रहे हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपने वर्ड विड्रॉ कीजिए। माननीय मंत्री जी 2-3 नहीं है, आप जनता को चैलेंज कर रहे हो और हम जनहित में बात भी न कहें अपनी। 2-3 नहीं है, इनके 2 के कहने से सदन बंद हो जाएगा, फिर हम काहे के लिए बैठे? 2 का कहने से नहीं होगा। हम भी है रामस्वरूप जी, अरे रामस्वरूप जी इधर देख लो, हम भी है। अध्यक्ष महोदय, संख्या बल से क्या आप किसानों के ऊपर अत्याचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, बिजली की दरें वापस करो। इस समय वही बता रहे, वही अध्यक्ष चलता है, नियम के तहत आप नहीं बोल रहे। मेरा भी विनम्र निवेदन है, जब दिल्ली की सरकार ने लगातार डीजल की कीमतें बढ़ाई, उस समय माननीय सदस्य क्यों नहीं बोले? किसानों के साथ अन्याय दिल्ली की सरकार ने किया और किसानों का गला घोट दिया। खाद की कीमत बढ़ाई, बीज की कीमत बढ़ाई, डीजल के भाव बढ़ाए, लगातार दिल्ली सरकार कीमत बढ़ाती हुई चली जा रही है। सारे किसान दिल्ली सरकार को, मैं तो माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करूंगा, अगर जो फ्लैट रेट है आपकी, स्पष्ट करें आपने क्या फ्लैट रेट को खत्म किया या नहीं किया? किसानों में भ्रम है इस बात का। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, फ्लैट रेट के बारे में, मीटर और फ्लैट रेट जो आपने किया, इसको स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि विद्युत की दरों को बढ़ाने में हाउस को बाईपास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस ने राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स बिल 1999 को पारित किया, एक्ट बना। एक्ट के अंतर्गत आप बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार विद्युत विनियामक आयोग को है, राज्य सरकार को नहीं है। विद्युत विनियामक आयोग ने
पूरे राजस्थान में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सुनने के बाद में फैसला किया है। हाउस को बाईपास करने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। गया सरकार और विद्युत मंत्री ने बार-बार राजस्थान की जनता को ये धोखा दिया कि रिफॉर्म बिल उससे इंटरप्ट बिजली मिलेगी, रेट कोई नहीं बढ़ेगी, लेकिन किसानों के साथ जो आपने पावर रिफॉर्म बिल की जिसका हवाला दे रहे हैं मंत्री जी, उस समय बार बार मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पावर रिफॉर्म बिल से कोई रेट नहीं बढ़ेगी और ये 1.5 साल में ये कभी नहीं कहा गया कि दरें कभी भी नहीं बढ़ेंगे। अरे आप क्या बात करते हैं? वेस्ट बंगाल में क्या दर है? राजस्थान का किसान अकाल से मर रहा है, बिजली की पर्याप्त सप्लाई से उसकी सरकार संख्या बल के आधार पर किसानों के साथ अन्याय कर रही है, गरीब जनता के ऊपर कुठाराघात कर रही है। दोनों जन विरोधी है। सरकार किसान विरोधी सरकार जो अपना नमूना पेश किया, आप कहते थे बार बार आपने विज्ञापन छपवाए कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई रेट नहीं बढ़ेगी, और आज कह रहे हैं कि रेट बढ़ानी जरूरी है। देश प्रदेश के उद्योगपतियों से कहीं भी रिफॉर्म बिल में मांग नहीं की गई कि हमारी रेटें कम की जाए, लेकिन उनकी तो कम की जाएगी और जो किसान 3 साल से अकाल से जूझ रहा है उसकी मूल्य उसको मिल नहीं रहा, उसको 3 गुनी और 4 गुनी रेटें आपने की है। 37 रुपए फ्लैट रेट थी, शहरी किसान को 175 रुपया देना पड़ेगा, ये बढ़ोतरी नहीं है। 37 से 175 रुपया। माननीय मंत्री जी, शहरों में कौन सा किसान रहता है? फ्लैट रेट और बिजली और आपने मीटर रेट, क्या फ्लैट रेट को खत्म कर दिया क्या? इसलिए मंत्री जी स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट खत्म कर दी क्या? अध्यक्ष महोदय, ये धोध से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि रिफॉर्म्स के बाद में दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मैंने कहा दरें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। इन्होंने कहा कि 17 पैसे की जगह 7 रुपए हो जाएंगी, केवल 20 पैसे की दर बढ़ी। आज वेस्ट बंगाल में कृषि की दरें 1 रुपया 32 पैसा। जवाब है क्या तुम्हारे पास? क्या बात है? 175 रुपया हुई है और इस सदन को गुमराह नहीं कर सकते ऊर्जा मंत्री जी। फ्लैट रेट थी वो 85 रुपया फ्लैट रेट, केवल 85 रुपया है, 60 की जगह 85 रुपया। गुजरात में जो 40 रुपये, कितनी गुनी होगी? 20 रुपया, केवल 85 रुपया है। 5 गुनी रेट अध्यक्ष महोदय, 43 रुपए से 175 रुपया, 5 गुनी रेट हुई है। ये नहीं बंगाल में न आंध्र प्रदेश में बोल रहे हैं आप, दाम बंगाल और आंध्र प्रदेश की कह रहे हैं। 1 HP का सालाना 450 रुपया है, जबकि राजस्थान में आज की तारीख में जनरल जो ग्रामीण है उनके 1020 रुपया मंथली सालाना 1 HP का हो गया, डबल से भी ज्यादा। और बंगाल और आंध्र प्रदेश आप तो बंगाल की दरें बता दीजिए। 1 रुपया 32 पैसा पर यूनिट नहीं है क्या बंगाल में? जवाब दीजिए इसका। आप तो ये दे दीजिए, बंगाल की बात छोड़िए, आप तो राजस्थान में 43 रुपए से 175 रुपया किया है या नहीं किया है? तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करते जहाँ किसान को फ्री बिजली दी जाती है? आप बंगाल की कौन बात कर रहा है? हम आप फ्री राज्यों की बात क्यों नहीं करते? हम फ्री किसान को फ्री बिजली दी जा रही है, आप सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद जब हरदेव जोशी जी की सरकार ने 2 पैसे यूनिट बिजली बढ़ाई थी, तब डॉक्टर चंद्रभान जी आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। आपके झुंझुनू जिले में बालूराम शहीद हुआ था और आज आप 17 पैसे बढ़ा रहे हो। आप भूल गए, आज मिनिस्टर बनने के बाद आप किसान को भूल गए, आप गरीब को भूल गए, आप गांव को भूल गए। आपको सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है, आप कुर्सी की लालच में भूल गए उस बात को जब आपने आंदोलन चलाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। उद्योगों के अंदर भी 18 से 23 पैसा बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, में केवल 20 पैसे की वृद्धि हुई है, फ्लैट रेट में केवल 25 रुपए की वृद्धि हुई है। ये गुमराह कर रहे हैं उसको। यहाँ पर आप क्या शहरों की बातें कर रहे हैं? शहरों में कौन सा किसान रहता है शहरों में? माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट की जगह मीटर चालू कर दिए? माननीय मंत्री जी ये स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट खत्म कर दी और मीटर अनिवार्य कर दिया? माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट अनिवार्य कर दी? क्या मीटर खत्म कर दिए या मीटर आपने रखे फ्लैट रेट खत्म कर दी? स्पष्ट करें। नहीं फर्क है बात में। हाँ,
अंदर ड्रम डाल रखा है, ये कहते हैं ब्लेडर चालू है अभी। हाँ नहीं, जवाब तो ये देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्लैट रेट और मीटर के बारे में स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, बिजली और बिजली की जो टैरिफ बढ़ी है, इस संबंध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कार्य सलाहकार समिति में विचार करके और इस पर चर्चा करा दी जाएगी, चर्चा करा दी जाएगी इस पर। देखो लाल बत्ती है। ने कह दिया चर्चा हो जाएगी इसके ऊपर। क्यों जले क्यों जले अभिमान जी बैठिए, कह दी आपने अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, ना आपको छोड़ेगा, ना हमको छोड़ेगा, ना जनता को छोड़ेगा। आज आपको प्रतिनिधि नहीं, पूरी सरकार ये चाहती थी कि ये अभी से रेट नहीं बढ़ाई जाए। मुझे मालूम पड़ा है, पर्सनल मंत्रियों से मिला हूं, फिर कहते नहीं, नियामक आयोग का अध्यक्ष ये कहता है सरकार की बात नहीं मानूंगा, सरकार की बात नहीं मानूंगा। आयोग का गठन कर दिया, मान्यता दे दी राजस्थान में, जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारा क्या, ये क्या जनता, क्या किसके लिए आप क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके हक की बात होनी चाहिए और उसके बाद में कोई कार्य होना चाहिए। अनुवादी व्यवस्था नहीं है, आज अनुवादी व्यवस्था नहीं है। ये बहस हो रही कैसे की आगे? ये मैंने जो है बंद हो गया क्या सबके? हाँ ठीक है। महोदय, घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसानों को 37 पैसा पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी। आप दोबारा हाउस को गुमराह कर रही हो। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 37 पैसा पर यूनिट के हिसाब से किसान को बिजली दी जाएगी। क्या बातें कर रहे हो? नहीं है, आप जाओ पढ़ाओ, बातें कर रही हो आप। नो समझ, नर्सरी को बंद करेंगे ये लिखा हुआ है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इस पर चर्चा करा दी जाएगी सदन के अंदर, आपको अवसर मिलेगा। मैं बोल लूंगे थोड़ा। एक स्टेटमेंट देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहता हूँ, शोका भी व्यक्ति आपने रखी है, उसमें बिल्कुल एक शालीनता से सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप पेपर्स ले करने का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कीजिए। और पहला जो इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता, सबसे पहले पावर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना चाहिए। पावर मिनिस्टर ने ये कहीं नहीं कहा, नियामक आयोग ने बताया, उन्होंने लगातार डिफेंड किया है, हाउस में डिफेंड कर रहे हैं, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने कोई इग्नोर किया हो, हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि आप दूसरा कोई बिजनेस नहीं लें, शोका भी व्यक्ति का तो आप बिजनेस निपटा दें आज, और इसको आप पोस्टपोन करें। कल पहला जो आइटम है वो ये होना चाहिए कि पावर मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये एक ऐसा इशू है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि आप 2-3 पार्टी के लोग चैलेंज देते हो, हम आपको चैलेंज नहीं दे सकते, हम संख्या बल में बहुत कम है। राजस्थान की जनता आपको चैलेंज देती है। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब, किस भरोसे बैठे हो आप होंगे 153, 4 करोड़ जनता आपको चैलेंज दे रही है, पूरे राजस्थान का किसान आपको चैलेंज दे रहा है। आप कर लोगे राज, या आपको 153 आने नहीं आएंगे? अगर आप इस तरह से पावर टैरिफ बढ़ा करके अनजस्टिफाइड तरीके से, अपन देख लेंगे। आप क्या और मंत्री जी आपको स्टेटमेंट जब भी आप तय करेंगे दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत? आप दे देना स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट दो ना फिर। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप ये दूसरा कोई बिजनेस नहीं लें, आज शोका भी व्यक्ति का बिजनेस लेवे, और बाकी फिर कल जो है, तो वो एक बहुत ऐसा गंभीर और
शालीनता का विषय है कि उस वक्त में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो ले लें, सबका हमारा सबका कर्तव्य हम उसमें पार्टिसिपेट करें, ये बिजनेस पोस्टपोन करें। पेपर्स ले कल भी हो जाएंगे, 5 मिनट का काम भी नहीं है, पहले इनका स्टेटमेंट आवे, कल होगा बिजनेस। सचिव श्री नाथूलाल गुर्जर हिंडोली। महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2000, राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 2000, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2000, कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2000, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक 2000, राजस्थान नगरपालिका संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2000, राजस्थान नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान नगरपालिका तृतीय संशोधन विधेयक 2000। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधीश श्री प्रद्युमन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 629(a)(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक नियम बन रहे हैं दिल्ली की तरह कम नहीं हो जाएंगी, जब तक हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। आगे चलो, आगे चलो, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, चलो क्या है, चलो आगे। अध्यक्ष महोदय, आगे चलो, वैल्यूम चलो। एवं डॉक्टर योगेंद्र लोमी आयुक्त के विरुद्ध श्रीमती राजकुमारी सिंह की वार्डन के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति पर अपने पद का उपयोग करने के आरोप के संबंध में तथा धारा 12(5) के अंतर्गत उस पर पुष्टिकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं। डॉक्टर चंद्रभान। अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 75 एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रदाय नियम 1963 विनियम 33 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 एवं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 689(a) के अंतर्गत सांबर साल्स लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 नंबर 2 भंडार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन 1999-2000 नंबर 3 कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वर्ष 1998-99 एवं कंपनीज अधिनियम 1966 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान राज्य बीज
निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हरि सिंह कुमेर, का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं। शोकाव्यक्ति है, शोकाव्यक्ति। शोकाव्यक्ति। नहीं, शोकाव्यक्ति में माननीय सदस्यों को शोकाव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाव्यक्ति के अवसर पर मैं दिवंगत हुए महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, कर्नाटक के पूर्व मंत्री श्री जे.एच. पटेल, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सत्येंद्र लाल सिंघा तथा विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामकुमार बैरवा, श्री गोवर्धन लाल गुर्जर, श्री जगदीश चंद्र शर्मा, श्री शांतिलाल कोठारी, श्री राम प्रसाद लड्डा, श्री राम साय, श्री तेजमल बाफना, श्री मनरूप राम परिहार, श्री प्रभु दयाल तथा गुजरात की भूकंप त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सी सुब्रमण्यम का जन्म 30 जनवरी 1910 को तमिलनाडु के पोलाची ग्राम में हुआ। आपने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम तीसरी लोकसभा के लिए वर्ष 1962 में कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए और कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे। कृषि मंत्री के रूप में आपने देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए आपको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, कई बार जेल यात्राएं की। आप संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य रहने के बाद 1952 से 57 तक मद्रास विधानसभा के सदस्य रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर सी सुब्रमण्यम वर्ष 1990 से 93 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। अनेक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर सुब्रमण्यम ने राजनीति से निवृत्त होकर भारतीय विद्या भवन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला। पूर्णतः सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित भाव से किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम का दिनांक 7 नवंबर 2000 को निधन हो गया। पूर्व सांसद तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जे.एच. पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1930 को दावणगेरे जिले के करिंगापुर गांव में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री जे.एच. पटेल वर्ष 1967 में चौथी लोकसभा के लिए शिमोगा संसदीय क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं कर्नाटक विधानसभा में चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कर्नाटक सरकार में मंत्री पद पर आसीन रहते हुए कई विभागों के दायित्वों का निर्वाह किया। आप वर्ष 1994 से 1994 से 96 तक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री तथा वर्ष 1996 से 99 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे।
विनोद प्रीता के लिए प्रसिद्ध रहे समाजवादी नेता श्री JH पटेल ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए। श्री रामचंद्र लोहिया को अपना गुरु मानने वाले श्री पटेल जयप्रकाश नारायण के समर्थक थे। आपने कागोड़ू किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री JH पटेल का निधन 12 दिसंबर 2000 को हो गया। पूर्व सांसद त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री सत्येंद्र लाल सिंघा का जन्म 6 अगस्त 1907 को अगरतला में हुआ। आपने उमाकांत अकादमी तथा विक्टोरिया कॉलेज कोमिला बांग्लादेश से शिक्षा प्राप्त की। श्री सिंघा अपने छात्र जीवन में युगांतर विप्लवी संगठन से संबंध होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और कई बार जेल भी गए। आपने त्रिपुरा में राजाशाही के विरुद्ध भी आंदोलन किया। स्वतंत्रता के बाद आपने वर्ष 1952 में त्रिपुरा शासन के लिए गठित सलाहकार परिषद में प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1957 में गठित त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के चेयरमैन नियुक्त किए गए तथा विधानसभा चुनाव में के बाद जुलाई 1963 में आप त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आप वर्ष 1967 से नवंबर 71 तक पुणे मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। छठी लोकसभा में त्रिपुरा के सांसद रहे श्री सिंघा 10 वर्ष से भी अधिक समय तक त्रिपुरा राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। लंबे समय तक आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे श्री सिंघा कृषकों, हरिजनों एवं आदिवासियों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री सत्येंद्र लाल सिंघा का दिनांक 8 दिसंबर 2000 को निधन हो गया। पूर्व सांसद एवं विधायक रामकुमार बैरवा का जन्म 15 सितंबर 1933 को जयपुर जिले की फागी तहसील के ग्राम कौशल्यादास की बावड़ी पाड़िया में हुआ। रामकुमार बैरवा 7वीं विधानसभा के लिए फागी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ख के सदस्य रहे। इससे पूर्व आप 5वीं तथा 6ठी लोकसभा में टोंक संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे। लोकसभा में आप राजकीय उपक्रम समिति, आश्वासन समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, आवास समिति तथा कृषि सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान विकास परिषद के मंत्री, जिला लोकदल के अध्यक्ष, प्रदेश जनता पार्टी के सदस्य, अखिल भारतीय लोकदल की कार्यकारिणी के सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। समाज सुधार, महिला प्रगति तथा हरिजनों उत्थान में विशेष रुचि रखने वाले श्री बैरवा समाज सेवक के रूप में सक्रिय रहे। बैरवा महासभा फागी एवं जिला जयपुर के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय बैरवा समाज के संस्थापक रहे। श्री रामकुमार बैरवा का दिनांक 21 दिसंबर 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोवर्धन लाल गुर्जर का जन्म 3 मई 1951 को टोंक जिले के इस्लामपुर गांव में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री गोवर्धन लाल गुर्जर 6ठी विधानसभा के लिए टोडा रासिंग निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप वर्ष 1977-78 में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। अपने छात्र जीवन में जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद, NCC तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में अग्रणी रहे श्री गुर्जर स्कूल छात्र परिषद के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील रहे श्री गोवर्धन लाल गुर्जर की जनहित कार्यों तथा सांस्कृतिक उत्थान में रुचि रही। श्री गोवर्धन लाल गुर्जर का दिनांक 4 नवंबर 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जगदीश चंद्र शर्मा का जन्म 20 जून 1938 को चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में हुआ। आपने BA की उपाधि प्राप्त की। श्री जगदीश चंद्र शर्मा 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1977 में रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। रतनगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे श्री शर्मा अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संगठनों से संबंधित रहे। पत्रकारिता में आपकी विशेष रुचि रही। आपने अनेक पाक्षिक पत्रों का संपादन किया। आप राजस्थान भाषा के पाक्षिक प्रकाशन
हेलो से भी संबंध रहे। आपने अनेक बार जेल यात्राएं की। श्री जगजीत चंद्र शर्मा का दिनांक 25 फरवरी 2001 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद तथा विधायक श्री शांतिलाल कोठारी का जन्म 3 अक्टूबर 1924 को आबू रोड में हुआ। आपने एमए राजनीतिक विज्ञान और एमएससी अर्थशास्त्र की उपाधियां प्राप्त की। श्री शांतिलाल कोठारी 5वीं विधानसभा के लिए इसरोई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप 1964 से 70 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1968 से 70 तक संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। श्री कोठारी वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 बार गिरफ्तार किए गए तथा क्रमशः अजमेर और पूना की यरवदा जेल में रखे गए। वर्ष 1968 में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की 23वीं आम सभा में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सार्वजनिक सेवा तथा लेखन में विशेष रुचि रखने वाले श्री कोठारी ने अनेक पुस्तकें लिखी। विदेश नीति पर प्रकाशित पुस्तक इंडियाज इमर्जिंग फॉरेन पॉलिसी के लिए आपको मैरी कैटिंग दास अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री शांतिलाल कोठारी का दिनांक 14 नवंबर 2000 को निधन हो गया। राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री राम प्रसाद लड्डा का जन्म 1 जून 1917 को भीलवाड़ा जिले के हुरडा गांव में हुआ। आपने BLLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री राम प्रसाद लड्डा दूसरी, तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधानसभा के लिए क्रमशः शाहपुरा, जहाजपुर तथा भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप फरवरी 1964 से मार्च 1967 तक सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर आसीन रहे। आप वर्ष 1962 से 1966 तक राजस्थान सरकार में उपमंत्री तथा वर्ष 66 से 71 तक विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। आप सेवा संघ विबोध, म्युनिसिपल बोर्ड भीलवाड़ा तथा जिला सहकारी यूनियन भीलवाड़ा सहित अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। श्री राम प्रसाद लड्डा की समाज सेवा तथा जनहित कार्यों में विशेष रुचि रही। श्री राम प्रसाद लड्डा का दिनांक 19 जनवरी 2001 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री राम साय का जन्म 1 जनवरी 1924 को लालसोट तहसील के गांव डूंगरपुर में हुआ। श्री राम साय तीसरी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1962 में हुए आम चुनाव में लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक चुने गए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। ग्राम पंचायत डूंगरपुर के सरपंच रहे श्री राम साय की कृषि एवं गोपालन में रुचि रही। श्री राम साय का निधन दिनांक 17 मार्च 2001 को हो गया। पूर्व विधायक श्री तेजमल बाफना का जन्म 7 दिसंबर 1916 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने BLLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री तेजमल बाफना प्रथम व द्वितीय राजस्थान विधानसभा में क्रमशः भीलवाड़ा एवं भदेड़ा से कांग्रेस के विधायक रहे। आप वर्ष 1950 से 54 तक और वर्ष 58 से जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के सेक्रेटरी रहे। आप वर्ष 1953-54 में राजस्थान विधानसभा कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। श्री बाफना वर्ष 1939 से 43 तक उदयपुर राज्य की नौकरी में रहे और बाद में वर्ष 1948 तक जिला बोर्ड के सेक्रेटरी व वर्ष 1951 में आप म्युनिसिपल काउंसिल भी चुने गए। पेशे से रहे वकील श्री बाफना पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा महिला शिक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आप अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से संबंध रहे। श्री तेजमल बाफना का दिनांक 7 मार्च 2001 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मनरूप राम परियार का जन्म 28 जनवरी 1928 को पाली जिले के गजनीपुर ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मनरूप राम परियार दूसरी विधानसभा के लिए खांची निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु सदैव संघर्षरत रहे।
श्री परिहर की समाज सेवा तथा दलित वर्ग के उत्थान में विशेष रुचि रही। श्री मनरूप राम परिहार का दिनांक 7 फरवरी 2001 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री प्रभुदयाल का जन्म 6 अगस्त 1924 को हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुदयाल वर्ष 1952 में प्रथम विधानसभा के लिए चूरू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव सक्रिय रहे। दलित वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे। श्री प्रभुदयाल की दस्तकारी एवं चित्रकारी में विशेष रुचि रही। श्री प्रभुदयाल का दिनांक 15 अक्टूबर 2000 को निधन हो गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 2001 को प्रातः लगभग 8:45 बजे अनेक राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस विनाशकारी भूकंप से गुजरात में जन धन की भारी हानि हुई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए तथा हजारों मकान धराशायी होने से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इस भीषण भूकंप का केंद्र कच्छ जिले की भुज के आसपास था, जहां सर्वाधिक लोग मारे गए। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए व्यक्तियों तो अन्य दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह शायद करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 28 मार्च 2001 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।